Alright, let's start our neurology and special senses section. यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूरल डेवलपमेंट देखेंगे। न्यूरल डेवलपमेंट देखने के लिए हमने सबसे पहले तीन चीजें समझनी है। नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, ठीक है, और ये आपका सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, और डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस। अब हम इस पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज में हमारे सबसे पहले क्या नजर आ रहा है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है? ये एक रोड होती है, ये एक सड़क होती है। दिस इज अ लिनियर थिकनिंग इन द एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो ट्राइलैमिनर डिस्क बनती है। ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट है जिसके अंदर ये लिनियर थिकनिंग है। ये वीक 3 में गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे अपेयर हो जाती है। ये कॉर्डल मिडलाइन में अपेयर होती है, मतलब जिस एरिया पे ये है उसको हम टेल कहेंगे और उसके ऑपोजिट साइड को क्रेनियल या हेड वाला एरिया कहेंगे। ये वहां से डेवलप होती है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये एंट्री पॉइंट देती है सेल्स को। एपीब्लास्ट इसमें से इन्वेजिनेट करते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। सो सेल्स पासिंग थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली फॉर्म द एपीब्लास्ट, right? They migrate and then they form the three layers of which are the endoderm, mesoderm and ectoderm. अब क्या होता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो गेट ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास प्रिमिटिव नोड आ जाता है। प्रिमिटिव नोड के लिए हम एक और पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये प्रिमिटिव नोड है आपका, ये कमांड सेंटर होता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक हम पढ़ चुके हैं। अभी जो कमांड सेंटर है ना, ये क्या करता है? कंट्रोल सेंटर होता है, ये सीपीयू होता है हमारा, ठीक है। ये एक सर्कुलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्रेनियल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक पे बनता है। क्रेनियल एंड, ये आपका स्ट्रीक है, इसका ये क्रेनियल एंड है। और ये प्रिमिटिव पिट कंटेन करता है। दिस एक्ट्स एज सिग्नलिंग सेंटर एंड इट कंट्रोल्स द बॉडीज एक्सिस फॉर्मेशन, कि वो बॉडी को बताता है कि हेड कौन सा एरिया है, टेल कौन सा एरिया है, और लेफ्ट और राइट कौन सा एरिया है, ठीक है। तो प्रिमिटिव नोड जो कमांड सेंटर है, ये बताता है कि भाई जो आगे वेंट्रल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने बनाने हैं मोटर, और ये सोनिक हेजहॉग जीन्स जो है वो इसको हैंडल करता है। जो बीएमपी हार्मोन है या जो बीएमपी केमिकल है वो इनहिबिट होता है और न्यूरल प्लेट फॉर्म होती है। और जो टीजीएफ बीटा और बीएमपी है आपका हार्मोन, ये मॉलिक्यूलर कंट्रोल करता है डॉर्सल स्ट्रक्चर्स की। तो डॉर्सल स्ट्रक्चर्स जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं थ्रू टीजीएफ बीटा या बीएमपी, और जो वेंट्रल स्ट्रक्चर्स है वो सोनिक हेजहॉग जीन के थ्रू मोटर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और आप यही चीज स्पाइनल कॉर्ड में भी आगे देखेंगे कि वेंट्रल की आगे वाली साइड पे मोटर स्ट्रक्चर्स पड़े हैं और डॉर्सल साइड पे सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर तो ये न्यूरल ट्यूब जो है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं होती फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से कुछ प्रेग्नेंट लेडीज में, तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अगर तो ये क्लोज हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सिस बनाता था, वो बॉडी का बॉडी एक्सिस बना रहा है, ठीक है। और इसके सिग्नल्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। सोनिक हेजॉग जो है वो मोटर एरियाज को डिनोट करता है, बीएमपी और टीजीएफ बीटा जो है वो सेंसरी डोर्सल एरियाज को डोनेट करता है, ठीक हो गया। अगर तो प्रिमिटिव स्ट्रीक रिमेन हो जाए, अगर ये पूरी तरह खत्म ना हो, तो फिर हम इसको कहते हैं सैक्रोसिजियल ट्रॉमा, टेराटोमा। सैक्रोसिजियल टेराटोमा होता है इसमें। द प्रिमिटिव स्ट्रीक्स आर प्लूरिपोटेंट, दे फॉर्म मल्टीपल टिश्यूज। तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन न्यूबॉर्न्स, और इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक रह जाता है। कभी कभी एबनॉर्मल प्रिमिटिव स्ट्रीक की डेवलपमेंट होती है एंड दिस लीड्स टू फ्यूजन ऑफ लोअर लिम्स एंड वी कॉल दिस कॉर्डल डिसजेनेसिस। और नोटोकॉर्ड के कभी कभी रेमनेंट्स आपको इस ट्यूमर में भी नजर आते हैं, उसको हम कॉर्डोमा कहते हैं। कॉर्डोमा बेस ऑफ सल और सैक्रम में होता है, ठीक है। नाउ जब हम ब्रेन की वेसिकल्स की डेवलपमेंट देखते हैं तो प्राइमरीली हमारे पास तीन वेसिकल्स होते हैं। फोर ब्रेन जो कि प्रोजेंसेफ्लॉन है, मीजेंसेफ्लॉन जो कि मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन जो कि रोम्बेनसेफ्लॉन। तो ये जो प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन है, ये फर्दर 5 प्राइमरी सेकेंडरी सॉरी ब्रेन वेसिकल्स बनाते हैं। तो ये 3 to 4 वीक एम्ब्रियो जिसमें से कि 3 ब्रेन वेसिकल्स हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फिर 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स हैं जो कि 5 वीक एम्ब्रियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। जो फोर ब्रेन है वो जो प्रोजेंसेफ्लॉन है, टीलेंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन बनाता है। ये फर्दर जाके आपका सेरिब्रम, आई कप, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस बनाता है। और मीजेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन बनाता है। और रोम्बेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन बनाता है। मेटेनसेफ्लॉन पॉन्स और सेरेब्रम बनाता है और माइलेनसेफ्लॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो आपका जो टीलेंसेफ्लॉन है वो सेरिब्रम बना रहे हैं, ये आपका ग्रे वाला पार्ट है।
फिर डाइएन्सेफेलॉन जो है ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और आई कप बना रहे हैं। ये आपका डाइएन्सेफेलॉन बनाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और आई कप। फिर मीसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनाता है, ये मिड ब्रेन है। और पॉन्स और सेरेबेलम जो है, ये पॉन्स और ये सेरेबेलम, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मेटेनसेफेलॉन से बनते हैं। ठीक है। और फिर ये सबसे नीचे जो ब्राउन कलर का आपको पार्ट नजर आ रहा है माइलेनसेफेलॉन, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ठीक है। अब इस इमेज में आपको थोड़ी सी कैविटीज भी नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टीलेंसेफेलॉन एरिया है वो आपका लैटरल वेंट्रिकल बनाता है। ये कैविटीज होती हैं ब्रेन के अंदर। तो लैटरल वेंट्रिकल जो है वो टीलेंसेफेलॉन बनाता है। डाइएन्सेफेलॉन आपका थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। तो ये आपको थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है डाइएन्सेफेलॉन से बनते हुए। फिर जो मीसेंसेफेलॉन है, मीसेंसेफेलॉन आपका बनाता है एक्वेडक्ट। ठीक है। तो ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है ये एक्चुअली मीसेंसेफेलॉन से बनती है। यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट द सेरिब्रल एक्वेडक्ट कम फ्रॉम द मीसेंसेफेलॉन व्हिच इज योर मिड ब्रेन। ठीक है। तो ये मिड ब्रेन जो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट बनाती है। फिर मेटेनसेफेलॉन जो है, यही मेटेनसेफेलॉन जो इसका ही एक पार्ट है जो कि पॉन्स और सेरेबेलम के साथ साथ अपर फोर्थ वेंट्रिकल भी बनाता है। अपर फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये मेटेनसेफेलॉन बनाता है और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये आपका माइलेनसेफेलॉन बनाता है, जो कि पॉन्स और सेरेबेलम भी बना रहा है। यही पार्ट्स कैविटी के सारे फोल्ड होके आपकी, यही फोल्ड होके वेंट्रिकल्स बनाते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जो मैं दिखाती हूँ आपको। So here you can see the lateral ventricles. You can also see the interventricular foramen here, the interventricular foramen. Then we have the third ventricle. We have the cerebral aqueduct then, and then the fourth ventricle, and then the central canal. तो ये लेटर ऑन एडल्ट व्यू है इसका। और अगर हम इसको सीधा करके देखें तो ये इसका एम्ब्रियोलॉजिकल व्यू है। ठीक है। यहाँ से हम और भी चीजें अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीलेंसेफेलॉन आपका सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया बनाती है। डायेनसेफेलॉन आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक कप बनाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्टिक कप नजर आ रहा है। बीजनसेफेलॉन जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ वो मिड ब्रेन बनाता है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि मिड ब्रेन आपका मेटेनसेफेलॉन से बनाता है। मैं बता रही हूँ कि ये मीजनसेफेलॉन भी बनाता है। मेटेनसेफेलॉन नीचे जाके और क्या बनाता है, पॉन्स और सेरेबेलम। ठीक है। सेरेबेलम और पॉन्स भी मेटेनसेफेलॉन बनाता है। और माइलेनसेफेलॉन जो है वो आपका मेडुला बनाता है। सबसे नीचे बड़ा हुआ है ना, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या बनाता है, माइलेनसेफेलॉन। ठीक हो गया। और लोअर फोर्थ वेंट्रिकल भी क्योंकि यहाँ नीचे पड़ा हुआ है तो माइलेनसेफेलॉन बनाता है। ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सीएनएस वर्सेस पीएनएस का ओरिजिन। सीएनएस में एज आई सेड आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो ये जो है न्यूरल ट्यूब से बनता है। न्यूरल ट्यूब से आपका न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, ये सारे के सारे सीएनएस का पार्ट है। ठीक है। न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स। आगे हम इसका थोड़ा सा काम भी देखते हैं। न्यूरल क्रेस्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है और भी चीजें बनाता है। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको मिलते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन न्यूरॉन्स मिलते हैं, मेलेनोसाइट्स मिलते हैं, एड्रीनल मेडुला मिलता है आपको। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट द न्यूरल क्रेस्ट मेक्स फॉर यू। ओके। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो इसमें हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स हैं, फिर नाइमल सेल्स हैं और लिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और कुछ माइक्रोग्लाया हैं। माइक्रोग्लाया की खास बात ये है कि ये मीसोडर्म से आते हैं। किससे आते हैं, मीसोडर्म से। बाकी ये सारे जो सीएनएस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये तीनों न्यूरल ट्यूब से आते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो दोनों सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से आते हैं। उनके पेरिफेरी एरिया में आते हैं। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, उनमें दूर जाने की एबिलिटी होती है। जहां तक माइलिनेशन का काम है, तो सीएनएस की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन श्वान सेल्स करता है। ठीक है। माइक्रोग्लाया जो है ना वो सारे सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ये रिपेयरिंग, न्यू कोई इंजरी हुई है उसको रिपेयर करना है, कोई प्रोलिफरेशन करनी है, ये माइक्रोग्लाया सपोर्ट करनी है, ये वो करते हैं। ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स जो है ना, जितने भी हमने अभी वेंट्रिकल्स पढ़े हैं ना, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, उनके अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जनरेट करते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। और एस्ट्रोसाइट्स आपका ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करते हैं। ब्रेन में कोई लिम्फ नहीं होता, कोई लिम्फेटिक फ्लूइड नहीं होता ब्रेन में। ब्रेन में अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और इसके और ब्लड के बीच में जो बैरियर है ना,
उसको मेंटेन करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। जो सीएसएफ है वो सारा का सारा वीनस सिस्टम में आता है। वीनस सिस्टम जो है वो उसके वीनस साइनसेस होते हैं, और फिर वो फाइनली वीना कावा में, सुपीरियर वीना कावा में आपका सारा वीनस ड्रेनेज जाता है। अब इस बैरियर को मेंटेन करते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। माइक्रोग्लाया आपके सपोर्ट सेल्स होते हैं, और सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं ना, वो न्यूरल सेल बॉडीज को गैंग्लिया में सराउंड करते हैं। ये न्यूरो लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक हो गया। ये आपके कुछ स्पेशल सेल्स हैं दैट यू शुड रिमेम्बर। हम इस वीडियो में देखते हैं न्यूरलेशन कैसे होती है। the primitive streak, and whole this structure is actually the ectoderm of the embryo. Now below the ectoderm, as you know, we have previously seen that notochord develops here. Now this notochord as well as this primitive node, both of these structures, they are called inducers of neurulation. What I mean by this is that they induce the formation of neural tube. But before the neural tube can be formed, first of all, what happens that here a localized thickening forms, and this localized thickening of this ectoderm is called neural plate. So first step is the formation of neural plate. As the neural plate forms within the ectoderm, now this ectoderm is divided into two parts. This part that is forming the neural plate, we call it neuroectoderm, and the rest of the ectoderm is simply called the surface ectoderm. To visualize further, let's cut a section from here. So here we have the cut section, and this thickened part is called a neural plate, and whole this structure is the ectoderm. In the midline of ectoderm, from the primitive node up to the oropharyngeal membrane, is this thickened plate called neural plate, and below the furrow forms here, right? So here this depression or furrow that is formed, it is called neural groove. And so what happened here is that there is the formation of this neural groove and the formation of these neural folds, neural crest cells. How they will do so? What happens that between this ectoderm and this neural tube? So let's see what happens. So here is the surface ectoderm, and here is this population. So what happens with these neural crest cells, that they will then separate from each other in the midline, and now they will divide into right neural crest and left neural crest. What they are like move from here to different part of peripheral nervous system, especially the ganglia, and some other important structures as well, which are besides the nervous system. For example, the melanocytes that will form the melanin pigment, and some of the most important smooth muscles, for example, the cartilage and smooth muscles of head and neck. We will not go into details of neural crest right now, but for now, you just remember that these neural crest cells, they are so important that some author designate the neural crest cell as the fourth layer of the embryo. Generally, you know that embryo is a trilaminar structure. In third week, the three layer forms, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm, but some authors, they like to call the neural crest cells as the fourth layer of the embryo, because they are also the primordium of very important structures of the embryo. As these neural folds meet together and this neural tube closes, the cranial most part and caudal most part of this neural tube, it is still open, and it opens into this amniotic cavity. This cranial opening is called cranial neuropore or anterior neuropore, and it usually closes at 24th day, and the caudal neuropore usually closes at 28th day. These neuropores are also called anterior and posterior neuropores respectively. The reason of calling this anterior and this posterior is similar to the reason why we call the anterior visceral endoderm as anterior, and I have discussed this in another video, and I will put the link in description. As I have told you that this neural pore usually closes at 24th day, but if it remains patent throughout the embryonic life, and then the baby that will be born, his or her brain will not be developed. Most of the portion of his or her brain will not be developed, and this is called anencephaly. Anencephaly is an anomaly that is due to the open cranial neuropore, and similar to that, if the caudal neuropore remains open, this leads to spina bifida, and which literally means the split spinal cord, and here there is an opening and this end of spinal cord is not formed properly. Now let's have a 3D tour of neuropores. So here is the amniotic cavity, and here is the yolk sac cavity, and this layer is the ectodermal layer, and this is the endodermal layer. Now here you can see that most of the part of this neural fold, they are fused together here, but here you can see that the cranial most part is still open and the caudal most part is also still open. Ultimately, these folds will also become kind of stitched together, and these neuropores will close. But at this time, these neuropores, this is the cranial neuropore and this is the caudal neuropore, both of these neuropores are open, and this opening is within the amniotic cavity. In other words, the cranial and caudal neuropore, they are freely communicating with the amniotic cavity. If we remove this yolk sac and the endoderm, here you can see that this is the neural tube. This is the primordium of neural tube. As these neuropores will be closed, this neural tube, it will detach from this ectoderm, and now this ectoderm will be called surface ectoderm, and this will be the neural tube. And here this thickened cranial part of neural tube, it will form the brain, and this tapered caudal part, it will form the spinal cord. So this was about the neural tube formation or neurulation. All right, so this was about the neurulation by Medico Visual. This guy is really good, so you guys should go and look at his videos more.
एनीवेज सो न्यूरिलेशन जब नॉर्मली होती है, हमने देख लिया कैसे होती है। जब ये नॉर्मल नहीं हो पाती और न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाती, तो होता क्या है कि आपके पास कैविटीज के अंदर ओपनिंग होती है। जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, तो होता क्या है कि वो जो न्यूरोपोर क्लोजर हो रहे थे वीक बोन में, आपने एंटीरियर और पोस्टीरियर देखे थे, इनका फेलियर होता है, क्लोजर नहीं हो पाता। ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब जब क्लोज नहीं होती थर्ड फोर्थ वीक में, अभी ये क्यों होती है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इसमें, डायबिटीज ओबेसिटी बहुत कॉमन है, केमिकल जेनेटिक्स ड्रग्स malnutrition। ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो स्पाइन है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। अब उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे आपका कॉमन होता है ये स्पाइना बिफिडा। ठीक है। और ये सबसे मतलब माइल्डेस्ट भी है, क्योंकि दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी विदाउट प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या meninges। कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रही, सिर्फ वर्टेब्रल बॉडी इसमें पीछे से बंद नहीं है। तो ये टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक है, आपको डिम्पलिंग नजर आती है या फिर कोई पैच ऑफ हेयर या डिस्कलरेशन मिलती है नियर द स्पाइन। दिस डज नॉट नीड एनी इमीडिएट मेडिकल केयर इफ सिम्प्टोमेटिक, और इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट तो आप एमआरआई करा लेते हैं। वरना हमारे पास मेनिंजोसील होती है, ये थोड़ा सा सिवियर होता है पहले वाले फॉर्म से। इसमें आपकी जो सैक है ना वो प्रोट्रूड करता है स्पाइनल एरिया से, एंड इट्स मोस्टली कवर्ड विद द स्किन, बट सिंस द meninges are herniating through the defect in the vertebrae, you still get some minor neurological deficits, and surgical correction of the lesion is usually the treatment. Now the most severe form is the myelomeningocele. This is when you have protrusion of the meninges, you have protrusion of the spinal fluid and the spine. कभी कभी स्किन भी एक्सपोज्ड होती है। द स्पाइनल कॉर्ड ऑफन एंड्स एट द पॉइंट ऑफ द डिफेक्ट, और इसकी वजह से देयर एब्सेंट मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस बियॉन्ड दैट पॉइंट। फिर आपके पास मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। पैरालिसिस बहुत कॉमन है, ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है, बार बार होता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रही, हेमरेज, फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन होती है, उसकी वजह से बहुत बहुत इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो माइलोमेनिंजोसील इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म। ठीक है। इसमें हमारे पास सिवियर डेफिसिट होता है। फिर हमारे पास एक चीज होती है माइलोस्टीसिस, ये सबसे ज्यादा खराब है। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड लिटरली ओपन होती है। माइलोस्टीसिस वो कंडीशन होती है जहाँ पे न्यूरल टिश्यू कंप्लीटली एक्सपोज्ड होता है, ना इसमें स्किन होती है ना मेनिंजेस होती है। दिस इज द मोस्ट सिवियर स्पाइनल डिफेक्ट। और इसमें होता ये है कि आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा जो न्यूरल टिश्यू है वो बाहर आया हुआ है, ना मेनिंजेस से कवर्ड है और ना स्किन से कवर्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज्ड है। दिस इज वेरी वेरी सिवियर, और इसको हम रैचिस्टिसीज भी कहते हैं, माइलोस्टिसीज या रैचिस्टिसीज, इफ आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है एनेंसेफली। एनेंसेफली इज व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ द रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज। अगर कॉर्डल या पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज ना हो तो ये ओपन स्पाइना बिफिडा है। अगर आपका क्लोजर सब वन ना हो तो ये क्रेनियो रैस्टिसीज है। ठीक है, जो मैंने आपको भी दिखाई भी थी। और अगर रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज ना हो तो एनेंसेफली है। एनेंसेफली में क्या होता है? अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है, नॉर्मली डेवलप्ड स्कल लाइन होती है। ठीक है, लेकिन ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है। फुली डेवलप्ड ब्रेन होता है एक नॉर्मल न्यू ब्रेन में, लेकिन यहाँ पे आपकी जो ब्रेन है ना वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक हो गया। इवन तो जो स्कल लाइन है वो नॉर्मली डेवलप्ड है। ठीक हो गया, बट इट डजंट ग्रो इन अ नॉर्मल वे। हम देखते हैं अगर ये क्लोजर्स ना हो, रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज ना हो, कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज ना हो, तो होता क्या है? फेलियर ऑफ क्लोजर रिजल्ट्स इन एनेंसेफली कॉजिंग पॉलीहाइड्रोमियोस। पॉलीहाइड्रोमियोस का मतलब है कि ढेर सारा amniotic फ्लूइड होता है वूम के अंदर, और इसकी वजह से आपको अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज मिलता है। ठीक है। इवन स्पाइना बिफिडा में आपको अल्फा वीटोप्रोटीन इंक्रीज मिलता है। तो आप डे 25 और इन डेज के बाद, डे 22 टू डे 25 के बाद अगर अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराएं तो आप देख सकते हैं कि कहीं स्पाइना बिफिडा तो नहीं है बेबी को। तो हम इन तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में चेक करने के लिए। जस्ट अ स्मॉल थिंग, पॉलीहाइड्रोमियोस क्यों होता है? जब क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता, जब ये रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता, तो फिर क्यों होता है आपके पास पॉलीहाइड्रोमियोस? पॉलीहाइड्रोमियोस इसलिए होता है एनेंसेफली में क्योंकि बेबी स्वैलो नहीं करता। क्योंकि बेबी स्वैलो नहीं करता एमनियोटिक फ्लूइड, तो आपका अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन आपको माइलोमेनिंजोसील, माइलोस्टीसिस, एनेंसेफली, मेनिंजोसील सब में इंक्रीज मिलेगा, सवाए स्पाइना बिफिडा अकल्टा। अकल्टा के अलावा आपको
सबके अंदर मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, माइलोस्टीसिस, एनेन्सेफली सब में आपको अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज मिलता है। ओके, लेट्स स्टॉप द वीडियो हियर और मैं होलोप्रोसेनसेफली अगले वीडियो से स्टार्ट करती हूँ।